हाय, क्या हाल चाल है आप लोग के। पढ़ाई करने के लिए पढ़ाई करना ज़रूरी है, ठीक है। तो मेरा वीडियो इस बारे में है कि अगर आप कंपटीशन के लिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो कैसे प्रिपेयर करना है। हम नहीं बोल रहे हूँ, एक बंदा जिसने ज़िंदगी में कुछ छोड़ा है वो बोल रहे होंगे। देखो वो बंदा बंगाली है, बट थोड़ा सा इसलिए थोड़ा सा हिंदी में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, बट तुम समझ सकते हो चीज़ों को। और वीडियो पोर्ट्रेट में है, ठीक है, मानते, सॉरी। और एक चीज़ कि आईआईटी और नीट दोनों बोलना था, फिर नीट बोल रहे थे, फिर ठीक हो गया था। तो हल्का सा प्रॉब्लम है, बट वीडियो दोनों के लिए है, किसी के लिए भी है, बस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, कोई भी चाहे एनटीएससी भी हो, फिर भी। तो वीडियो देखना, मेन जो मोरल है वो चीज़ समझना, ठीक है। सब चीज़ से रिलेट नहीं कर पाते हम लोग, सबसे। एक मेरा कम्युनिटी पोस्ट में भी था एक, जिसने वो अपना प्रॉब्लम्स के बारे में, मतलब कैसे चीज़ों को, अपने डे को ऑर्गेनाइज करते हैं, वो सब के बारे में बोला था। तो हम लोग को बस चीज़ें को निकालना था। वो फोटोग्राफर था, बट हम लोग उसका लाइफ को वो समझ नहीं सकते, क्योंकि हम लोग फोटोग्राफी करते नहीं सब कोई। बट जो मेन चीज़ है, जो मेन मोरल था, वो चीज़ ज़रूरत था। सो लेट्स गो टू द वीडियो और देखो और समझो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। Hello, NEET aspirants. My name is Shankhu Narayan Chattopadhyay. I have cleared 2020 CSIR UGC NET exam in mathematical science and with All India rank 41. And in 2021, I have cleared graduate aptitude test for engineering, that is the GATE exam in mathematics subject with All India rank 180. आज मैं आप सभी के साथ नीट एग्ज़ाम के बारे में कुछ बात कहूँगा। हालांकि मैंने कभी नीट एग्ज़ाम नहीं दिया, लेकिन मैंने अपने दम पर विदाउट एनी कोचिंग क्लासेस अटेंड किए हुए मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में दो बड़ी बड़ी एग्ज़ाम, नेट एंड ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियरिंग क्लियर किया है। तो आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ कि नेट एग्ज़ाम और गेट एग्ज़ाम क्या है। तो नेट एग्ज़ाम, इसके थ्रू आप पीएचडी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो कॉलेज सर्विस कमीशन के थ्रू एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर अपने आप को रिक्रूट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने नेट क्लियर किया है विथ ऑल इंडिया रैंक 41, नाउ आई एम एलिजिबल टू डू पीएचडी, और आई एम एलिजिबल टू डू और आई एम एलिजिबल टू अप्लाई for assistant professor job in any government or non-government college or university, because the NET qualification is the basic requirement for assistant professorship job. And for GATE examination, I can apply for the MTech or for PhD in the IITs. You know there are 23 IITs. जैसे मैंने कुछ आईआईटी में अप्लाई किया है एमटेक के लिए। जैसे कि खड़गपुर में मैंने एमटेक के लिए अप्लाई किया है, माद्राज में मैंने एमटेक के लिए अप्लाई किया है, आईआईटी गुवाहाटी में किया है, आईआईटी जोधपुर में भी किया है मैंने, आईआईटी पटना में भी किया है। तो ये दो बड़ी बड़ी एग्ज़ाम मैंने अपने दम पे क्लियर किया है। तो आप लोगों के लिए मेरा सजेशन ये है कि नीट के लिए आपको पहले अपना सिलेबस का कंप्लीट आइडिया होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि स्टूडेंट लोगों को सिलेबस के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं रहता, कि उनको लगता है कि केमिस्ट्री का थर्मोडायनामिक्स है, तो वो थर्मोडायनामिक्स पढ़ने लगते हैं। और थर्मोडायनामिक्स अगर आप पढ़ने लगोगे तो उसके अंदर ही डूब जाओगे, क्योंकि थर्मोडायनामिक्स इज इटसेल्फ ए ह्यूज सब्जेक्ट। मेरे जो केमिस्ट्री ऑनर्स और केमिस्ट्री मास्टर्स के जो स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों का थर्मोडायनामिक्स का बुक्स होता है करीब करीब 2500 2000 पेज के। तो समझ ही सकते हो कि थर्मोडायनामिक्स इज इटसेल्फ ए ह्यूज सब्जेक्ट। और आपको नीट के लिए तो सिर्फ थर्मोडायनामिक्स या फिर केमिस्ट्री पढ़ना है ऐसा तो नहीं है। आपको केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ना है, बायोकेमिस्ट्री पढ़ना है, और उसके साथ साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पढ़ना है। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बाद सिलेबस भी ह्यूज है। आपको एल्कोहल, फेनॉल्स, एल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, वैसा जो कंपोनेंट है उसका कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना पड़ता है। इनऑर्गेनिक में एस पी डी ए ब्लॉक्स और वगैरह वगैरह पढ़ना पड़ता है। फिजिकल केमिस्ट्री में भी ह्यूज सिलेबस है, थर्मोडायनामिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, वैसा वैसा। फिजिक्स में भी बहुत सारा सिलेबस है, बायोलॉजी का भी बहुत सारा सिलेबस है। तो आपको पहले सिलेबस का कंप्लीट आइडिया होना चाहिए कि सिलेबस का कौन सा टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। तो आपको उस टॉपिक को एम्फसाइज करके पढ़ना चाहिए, कि अगर थर्मोडायनामिक्स के इस स्पेसिफिक जगह से एक दो क्वेश्चंस
हर साल या फिर 2 साल के 1 साल बाद बाद आ रहा है, तो आपको उस स्पेसिफिक जगह को आपको पूरी तरीके से अच्छे से करना पढ़ना चाहिए। और तो आपको अपने सिलेबस को पूरी तरह से याद रखे, उसके उसके अकॉर्डिंग आपको अपना प्लान बनाना चाहिए और उस प्लान को आपको एग्जीक्यूट करना चाहिए। तो फर्स्ट यू शुड नो योर सिलेबस, सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट टू रिमेंबर। सेकेंड, स्मार्ट स्टडी। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को सिलेबस का जो हर टॉपिक है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स, उसका करीब 4 या 5 बुक्स, आपको अच्छे अच्छे बुक्स, अच्छे अच्छे ऑथर के आपको खरीदने पड़ेंगे। तो उसके हिसाब से उस बुक्स में जो बुक में जो टॉपिक अच्छा है आपके हिसाब से, उस टॉपिक को आपको थॉरोली पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि इसके अगर आप थॉरोली पढ़ोगे तो आपके पास क्या होगा, आपके पास एक कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज आ जाएगा। उसके बाद आप इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स आपको लगता है इम्पॉर्टेंट इम्पोर्टेंट पैराफ्रेज अगर आपको कुछ लगता है तो उसको आप अंडरलाइन करोगे, और उसके हिसाब से अगर आप प्लान बनाते बनाते एग्जीक्यूट करते करते जाओगे तो 3 या 4 महीने या फिर 5 महीने के बाद आप देखोगे कि आपका सिलेबस का 30 या 40% आपने क्लियर कर चुका है। तो आपको स्मार्ट स्टडी करने का बहुत ज़रूरत है, क्योंकि सिलेबस ह्यूज होता है। मेरा भी नेट का सिलेबस बहुत ह्यूज है, बहुत ह्यूज है। तो आप मैंने भी स्मार्ट स्टडी किया है, मैंने अपने अपने जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है, जैसे कि लीनियर अलजेब्रा, एप्लाइड मैथमेटिक्स, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, इन सभी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया था। तो आप लोगों का भी नीट का जो केमिस्ट्री का, अगर आपको फिजिकल केमिस्ट्री नहीं आता है तो ठीक है कि फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको ऑर्गेनिक अच्छा लगता है तो ऑर्गेनिक को आप थोरोली पढ़ते जाओ। अगर उसके बाद टाइम रहता है तो आप फिजिकल केमिस्ट्री का जो जो चैप्टर आपको उतना बुरा भी नहीं लगता, उस चैप्टर को आप धीरे धीरे पढ़ते जाओ। तो इसके बाद आप देखोगे कि आपका इस सिलेबस का एक ह्यूज पार्ट आपने क्लियर कर चुके हैं। इसके बाद एग्जामिनेशन का जो 3 घंटा है उसको आप कैसे एग्जीक्यूट करता है, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है। तो मेरा भी गेट एग्ज़ाम देने के समय हुआ था। मेरा रैंक 180 आया। अगर वहाँ पर मैं नर्वस ब्रेकडाउन नहीं हो जाता तो मेरा रैंक करीब करीब 50 के इर्द गिर्द आ जाता। लेकिन वही एग्जामिनेशन का अपना एक फंडा है। मैंने अपने आप को बुझाया, अपने आप को बताया कि ठीक है, चलो एग्जामिनेशन है, उतना नर्वस ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए आपको। लेकिन फिर भी मैं हो गया। तो एग्जामिनेशन हॉल का एक अलग ही एटमॉस्फेयर है जो आपको अपने हिसाब पे डाल देता है, और आपके पास कुछ नहीं रहता। तो मेरे हिसाब से आपको नर्वस ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए, अपने आप को आपके आपके ऊपर फोकस रखना चाहिए और पूरी तरीके से कंसंट्रेट करना पड़ेगा। so that you must think that you can do it। अगर आपका खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप कैसे ये एग्जामिनेशन क्वालिफाई करोगे। और चौथा जो बात मुझे कहना है कि देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का अपना एक अलग फंडा है। देखिए, क्लास टेस्ट में क्या होता है कि आपका करीब आप अपने क्लास में करीब 60 या 70 स्टूडेंट रहते हैं, लेकिन ऑल इंडिया बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में एक सीट के लिए करीब 1000 एस्पिरेंट्स है। तो इट इज़ अ क्राउडी कॉन्टेस्ट। सो यू मस्ट बी डिफरेंट, यू मस्ट थिंक आउटसाइड द बॉक्स सो दैट यू कैन क्रैक इट। अगर आप आपके दोस्तों की तरह ही पढ़ें तो शायद मुझे नहीं लगता कि आप कुछ कर पाओगे। आपको आउट ऑफ द बॉक्स करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं है कि अगर आपका दोस्त दिन में 7 या 8 घंटा पढ़ा है तो आपको 10 घंटा पढ़ा है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन आपको थिंक आउटसाइड द बॉक्स करना पड़ेगा, कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ अलग सोचना पड़ेगा। कुछ अलग सोचना, कुछ अलग करना, यही तो आपको और एस्पिरेंट से अलग करेगा। ठीक है, तो थिंक आउटसाइड द बॉक्स। इसके बाद जो रात को एक करीब 11 या 11:30 बजे आप सो जाओ, क्योंकि नाइट में अगर आप ठीक से नहीं सोओगे तो दिन में आपको फैटिगनेस आएगा, टायर्डनेस आएगा, तो आप ठीक से अपना पढ़ाई नहीं कर पाओगे। तो मेरे हिसाब से रात में 2 बजे 3 बजे तक स्टडी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कभी तक रात में 2 बजे 3 बजे तक स्टडी नहीं किया। ठीक है, आप उस समय कोई फिजिक्स का कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, केमिस्ट्री कोई इक्वेशन देख सकते हैं, लेकिन हार्ड स्टडी या फिर बुक्स को लेकर बैठना, ऐसा मत करिए।
आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखो ना, रात 11 बजे तक, 10 बजे के करीब करीब आप डिनर खा लो, 11 से 12 बजे तक आप प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन देखो। लेकिन कुछ कुछ हार्ड पढ़ाई मत करो 11 से 12 बजे तक, क्योंकि कुछ याद नहीं रहता रात में, तब तब सोना है आपको। तो एक हेल्दी टाइम रूटीन आपको मेंटेन करना पड़ेगा कि आपको करीब 12 बजे तक सो जाना चाहिए। मॉर्निंग में आपको 6 बजे में उठना है, क्योंकि अर्ली टू राइज अर्ली टू बेड इज ए गुड गुड हैबिट। तो आपको जल्दी जल्दी सोना चाहिए, करीब 12 के इर्द गिर्द आप सो जाओ। और उसके बाद मॉर्निंग में 6 o'clock के अराउंड आप उठ जाओ, क्योंकि उसके बाद आपका ट्यूशन रहता है, तो ट्यूशन जाना पड़ता है। अगर आप नहीं उठ पाओगे तो ट्यूशन जाने में देरी हो जाएगा, तो इट इज़ अ बैड थिंग, यू नो। सो मेरे हिसाब से रात को सो जाना चाहिए और एक हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको नीट दे रहे हैं या फिर जेईई दे रहे हैं तो आपको दुनिया से अलग थलग रहना पड़ेगा। नो फोन्स, नो वीडियो गेम्स, नो यूट्यूब मूवीज, नो नेटफ्लिक्स, नो अमेजोन प्राइम। आई एम नॉट, नो आईपीएल, आई एम नॉट टेलिंग दिस। यू शुड टॉक विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर नियर एंड डियर वंस, बट नॉट अबाउट एग्जाम्स। एग्जाम्स का जो फंडा है, जो टेंशन है, वो अलग जगह पर। लेकिन आप जब दोस्तों के साथ बात करोगे या फिर घर वालों के साथ बात करोगे तो इसके एग्ज़ाम का टेंशन दिमाग से हटा देना पड़ेगा, नहीं तो आप उसके अंदर घुस जाओगे एग्ज़ाम के अंदर, तो उससे आप कभी निकल ही नहीं पाओगे। तो ऐसा नहीं करना है आपको, एग्ज़ाम को आपको एंजॉय करना है। आपका ऐसा नहीं है एग्ज़ाम बहुत टेंस्ड हो गया, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, मेरा मेरा मुझे 104 डिग्री बुखार आ गया एग्जाम के टेंशन में, ये बहुत खराब आइडिया है। तो आपको दोस्तों के साथ पर्सनली टॉक करने का मैं कहूँगा, क्योंकि नॉट व्हाट्सएप चैट और मैसेंजर चैट। you know we are all going through covid situation, so not always personal talking is easy, you know, and you are going through a hectic schedule। मॉर्निंग में मैथ्स का ट्यूशन रहता है, फिर स्कूल जाना पड़ता है, उसके बाद फिर से फिजिक्स का ट्यूशन, केमिस्ट्री ट्यूशन, इंग्लिश ट्यूशन। सो इट इज़ a hectic schedule, but you should talk with your friends when you get time, and you can watch IPL. I also watch. I have also watched IPL during my net exam was conducted on 26 November, and for in 2020 most probably IPL was going on September October month. IPL was going on, and I have watched all the matches of KKR because I am a big fan of KKR. So I have never taken the exam seriously. सो एग्ज़ाम इज एग्ज़ाम जगह के जगह पर ठीक है, आपको अपने जगह पे फोकस रखना पड़ेगा, दोस्तों के साथ बात करना पड़ेगा। एक अगर एग्ज़ाम नहीं रहता उस समय आप जिस तरीके से दोस्तों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, एग्ज़ाम के समय भी आपको दोस्तों के साथ वैसे ही कम्युनिकेट करना पड़ता है। और दोस्तों के साथ बात करने से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई हो जाता है कभी कभी। क्योंकि मेरा मेरा तो कुछ दोस्त है, उनसे जब मैं बात करता हूँ तो मुझे जीवन की, लाइफ की कोई भी टेंशन, कोई भी प्रॉब्लम मुझे याद ही नहीं रहता। तो दोस्तों के साथ बात करना एक अच्छी हैबिट है मेरे हिसाब से। नॉट इन व्हाट्सएप चैट और मैसेंजर चैट ऑन इंस्टाग्राम, यू शुड फोकस ऑन पर्सनल टॉकिंग, बिकॉज इसका एक अलग ही अंदाज है। तो मेरे हिसाब से आपको इस कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और बेस्ट विशेस फ्रॉम मी। और मन लगा के पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, कुछ करो। हाँ, और थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, कुछ अलग सोचो, कुछ थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। हाँ, अगर सर आइजैक न्यूटन को अगर आप ऐसे ही रट्टा मारने को कहते हो तो कभी ना ग्रेविटेशनल की थ्योरी मिलती। और आइंस्टाइन अगर सिर्फ इंजीनियरिंग या फिर डॉक्टर की शिप के पीछे भागता तो हम लोगों को कभी नहीं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मिलती। तो इसीलिए थिंक आउट ऑफ द बॉक्स बहुत ज़रूरी है। प्रॉब्लम को लेकर डीपली सोचो, उसके हिसाब से प्लान बनाओ, सिलेबस को याद रखो, उसके हिसाब से प्लान बनाओ। एग्ज़ाम के जो 3 घंटे समय है उसको बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ करो, अपने दिमाग में ज़्यादा प्रेशर मत डालो। तो कुछ बेसिक बात को अगर आप अपने दिमाग में रखो और एक अच्छे से रूटीन बना के अगर आप चलो, तो मेरे हिसाब से नीट या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। दैट्स इट, बेस्ट विशेस फ्रॉम मी। जैसे कि उन्होंने बताया कि कोरोना का टाइम चल रहा है, पढ़ाई वढ़ाई हो रहा है, ये सब समझ रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़, कोरोना का समय चल रहा है, बाहर मत निकलना, ठीक है, बाहर नहीं निकलने का
ज़्यादा नहीं निकलने का, अगर कुछ इंपॉर्टेंट हो तभी, खासकर तुम निकले मत क्योंकि तुम्हारा वैक्सीनेशन हुआ ही नहीं है। और ये जैसे कि तुमको पता ही, ये अलग टाइप का वेरिएंट है पहले से और ज़्यादा डेडली है। मेन चीज़ ये कि हाथ धोना है, हाथ धोना है, ठीक है, अगर बाहर जा रहे हो कहीं भी कुछ भी। और अगर अगर आसपास हमारे पास सैनिटाइज़र है या थोड़ा सा उठना भी पड़ रहा है, जाके सैनिटाइज़र अभी सैनिटाइज कर लो हाथ को एक बार बस, ठीक है। चलो।